कैमरे पे बताने में आप क्यों डर रहे हैं कि एक्शन हो जाएगा आप पे? हो जावे, देखो सरकार टेढ़ी टेढ़ी है। नहीं दिखाएंगे आपका चेहरा, डरिए मत। एक बाप के सामने बच्चा मर रहा है, बाप के सामने उसकी सांस टूट रही है, उसका दम घुट रहा है। असल में ये दम नोएडा अथॉरिटी शासन प्रशासन का घुटा है। 2 घंटे का टाइम मिला मतलब बचाने के लिए, और वो भी हाईटेक सिटी नोएडा। ये आज का पानी नहीं है, ये आज का पानी नहीं है, ये पानी 2 साल से भरा हुआ पानी है। जो रस्सी आज हजारों फुट यहाँ पर पड़ी हुई है, ये रस्सी उस टाइम काम नहीं आई। गोल्फ कोर्स के नाम पे गायें चढ़ती हैं, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए ये स्पोर्ट्स सिटी बनाई जानी थी, बट यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बोलते हैं विश्व गुरु है, क्या है। देखो भाई, ये सामने ये रियलिटी है एक्चुअली। देश की राजधानी में संसद भवन से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है नोएडा का सेक्टर 150। 16-17 जनवरी की दरमियानी रात यहाँ एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ। फिर क्या पुलिस, क्या फायर सेफ्टी, क्या SDRF, क्या NDRF, सारा का सारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक साथ उस लड़के को बचाने में फेल हुआ। 2 घंटे तक वो मौत से लड़ता रहा, खूब अंधेरे में टॉर्च के सहारे मदद की गुहार लगाता रहा। बेबस पिता अपने आगे बेटे को तड़पते हुए, जान गंवाते हुए देखते रहने को मजबूर हुए, पर वो सिस्टम के आगे हार गए। इस घटना ने नोएडा के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की सच्चाई चीर कर सामने रख दी। लेकिन इससे इतर भी कई लूप होल्स हैं जिस पर जिम्मेदार लोगों का ध्यान शायद तभी जाएगा जब कोई बड़ी अनहोनी हो। तो आइए अगले 30 मिनट में हम आपको नोएडा की वो हकीकत दिखाते सुनाते हैं जो ऊंची इमारतों और सरकारी फाइलों के दावों के बीच कहीं छिपी रह जाती है। स्क्रीन पर आपको जो चौड़ी सी सड़क नजर आ रही है, जिस पर तेज रफ्तार में चली आ रही गाड़ियां दिख रही होंगी, ये नोएडा सेक्टर 150 की सड़क है वही इलाका जहां पर आज से 4 दिन पहले एक टेकी युवराज की मौत हो गई। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, इस घटना को हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन बाद क्या क्या बदला है? पहले तो ये बदला है कि ये जो आपको बोर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, बैरिकेटिंग, ये और वो जो पुलिस चौकी का बोर्ड है, ये लगा दिया गया है। इस सड़क से ही वो आ रहे थे, उसके बाद उनकी गाड़ी यहाँ आके टर्न ली। टर्न लेने के दौरान जब वो डिसबैलेंस हुई तो आपको लेकर चलते उस स्पॉट पर। टर्न लेने के तुरंत बाद ही जब गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो उसके बाद वो जाके यहाँ जो पानी जमा हुआ है, नाला नुमा सी जो जगह दिखाई दे रही है, उसमें जाके गिर गई। ये जो आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसे पार करते हुए वो चली गई। और वो स्पॉट अगर जूम इन करके फरहान दिखा पाएँ, जहाँ पर ये सारी ये जो लीश है या जो सारा दलदल सी जगह है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक यहाँ पर जहाँ पर ये कूड़ा कचरा ख़त्म हो रहा है, वहाँ जाकर गाड़ी गिरी। फिर उस गाड़ी को निकालने में ही 4 दिन लग गए और वो युवराज गाड़ी के ऊपर करीब 2 घंटे तक खड़े होके टॉर्च की लाइट जलाकर मदद की गुहार लगाते रहे। जहाँ मैं खड़ी हूँ यहीं पे ही उनके पिता, पुलिस फोर्स जिनको कॉल किया गया था उस वक्त पर, स्टेट का जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम है SDRF, वो जो फायर सेफ्टी की टीम है वो, और फिर उसके बाद NDRF की टीम भी आई थी, उसके सभी लोग यहीं खड़े थे। उस दिन के जो कुछ वीडियोस हैं वो नोएडा पुलिस ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए। वो लोग इधर ही खड़े थे, बहुत फॉग था उस रात पर, इसलिए इतने कम दूरी पर भी जब युवराज की गाड़ी थी तो लोग उनको क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। जो यहाँ पर रेस्पॉन्स टीम के या मदद करने के लिए लोग खड़े हुए थे, उनको वो विजिबल नहीं था और कोई भी पानी में उतरा नहीं, क्योंकि अथॉरिटीज़ का ये कहना है, ज़िम्मेदार लोगों का उस वक्त पर जो वर्जन सामने आया ये कहना था कि वो वेल इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि ये एक अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट है, इसके नीचे सरिया भी पड़ा है। ये जो विशटाउन प्रोजेक्ट है उसका एक मॉल कंस्ट्रक्ट होने वाला था, 2021 से इसका काम रुका हुआ है, तब से यहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ और आज उसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिखती है। तो कोई भी उतरने में संकोच कर रहा था कि कहीं इस पे सरिया ना हो, पानी भी ठंडा है, धुंध भी है, कोहरा भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा हिम्मत दिखा देते हैं, जैसे उस वक्त फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी वर्कर थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं उतरना चाहता हूँ, तो उनके कमर में रस्सी बांधी गई, वो उतरे, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँच पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तब भी ना युवराज की गाड़ी मिली, ना वो उस तक पहुँच पाए। ये सब रात के 12 बजे से सुबह 4:30 बजे तक चलता रहा। 4:30 बजे NDRF की टीम को युवराज की बॉडी मिली, जिसके बाद बॉडी निकाला गया और फिर 4 दिन बाद युवराज की जो गाड़ी है
वो इसी जगह से ही रिकवर हुई। मतलब आप इस टर्न को समझने की कोशिश करिए, आपको ड्रोन फुटेज या एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से अगर इस इलाके को हम दिखा के समझाने की कोशिश करें तो ये एक 90 डिग्री टर्न है, मतलब एकदम खड़ा टर्न है। सीधे एक रोड आ रही है, इधर एक रोड जा रही है, ठीक सामने ये जो सोसाइटी नज़र आ रही है ना आपको, देखो वो यहाँ रहते थे तो वो यहाँ जा रहे थे। इस रोड से आके ये जो 90 डिग्री टर्न है ये बहुत ही अब्सर्ड टर्न है। जब फॉग होता है, धुंध होती है, तो कहाँ से ये टर्न हो रहा है ये ऑब्वियसली नहीं दिखाई दिया होगा। उस रात के भी अगर आप विजुअल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, रात में ये कुछ भी दिख नहीं रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ यहाँ पर सीन था। बिल्कुल पास 10 मीटर दूर भी देखना मुश्किल हो रहा था। तो अब इस टर्न के आसपास पहले ही बैरिकेडिंग होनी थी, पहले ही जब ये अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट थी तो क्लियरली मैपिंग होने के बाद यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे होने थे, जो सब नहीं था, अब किया गया है। लेकिन ये भी कितना खाना पूर्ति वाला काम है तब समझ में आ रहा है कि इस तरफ जहाँ एक्सीडेंट हुआ, मतलब ये सीधे रोड आ रही है और ऐसे जा रही है, तो इधर तो बैरिकेडिंग है, लेकिन यहाँ से आओ आगे दिखाते हैं। यहाँ से जैसे ही आप 10 कदम आगे चलकर आएंगे तो इधर जो है यहाँ कुछ भी बैरिकेडिंग अभी भी नहीं है। एक तरफ तो आपने कर दिया है क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ भी तो उतना ही पोटेंशियल रिस्क है, ये इलाका भी तो वैसे ही है। पर मतलब अब काम करने का तरीका क्या है, आप उसका लाइव एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। इस एरिया का मास्टर प्लान है, हाँ, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल मेडिसिन सेंटर बनना था इस जगह पे। हाँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉन्ड्स बने हुए हैं ऑल अक्रॉस विच यू हैव सोन। इसके सामने एक ये फूड एंड बेवरेजेस एरिया जो आप इसमें देख सकते हो, स्प्रोस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। और यहाँ पे एक इस एरिया में यहाँ पे एक बहुत ही 9 होल आई थिंक गोल्फ कोर्स है, वो बनने गोल्फ कोर्स 9 होल्स। तो दिस एरिया इज स्पोर्ट्स सिटी, बट व्हाट यू सी इज ओनली द पॉन्ड्स अराउंड हियर। आप यहीं के ही रहने वाले हैं? मेरा इसी सोसाइटी में फ्लैट है। कौन सा? टाटा यूरेका पार्क में, जहाँ के रेसिडेंट युवराज थे? हाँ जी। ओके, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फ्लैट खरीदा हुआ है? जी। कितने में खरीदा था आपने और कब खरीदा था? लगभग 1.5 साल पहले खरीदा था, लगभग 1 करोड़ के अराउंड का। 1 करोड़ के अराउंड था। और उस वक्त आप लोगों को ये प्लान बताया गया था? नहीं, ये प्लान हमेशा से ही था। हाँ, कि ये स्पोर्ट्स सिटी एरिया है जहाँ पे आपको गोल्फ मतलब ये प्लान दिखा के रेसिडेंट्स को ये बेचा गया या ये पूरे सपने दिखाए गए? पूरा जो भी आप चारों तरफ घूमोगे, जहाँ पे आपको जितनी भी बिल्डिंग्स दिखेंगी वो सारे स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे, कि जैसे आपने दुबई में स्पोर्ट्स सिटी देखा होगा, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, वैसे यहाँ की एक सोसाइटी में क्रिकेट स्टेडियम, एक सोसाइटी में लॉन टेनिस कोर्ट, एक सोसाइटी में स्विमिंग पूल रहेगा, एक में फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट बनना है जैसा मुझे पता था। तो इन सारी जगहों के बजाय यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ आपका एक्सपेक्ट करते हो कि आप आओ तो कनेक्टेड रहो दुनिया से, बट यहाँ पे आपको नेटवर्क, आप फ़ोन में देखोगे तो शायद एक नेटवर्क आ रहा होगा, अगर इफ़ आई मैसेज एनीवन इट विल नॉट गेट डिलीवर्ड फॉर आवर्स। जो हमें सपने थे वो थे कि बड़ी अच्छी जगह होगी स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे। दो थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, बट करंट स्टेट इज़ कि यहाँ पे पॉन्ड्स ही पॉन्ड्स हैं, ठीक है। गोल्फ कोर्स के नाम पे गाय चढ़ती हैं, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए ये स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही थी, बट यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अब अभी हो रोशनी थोड़ी कम होती जाएगी, लाइटें कुछ जलेंगी, बट इसके बाद आप अंधेरा ही अंधेरा देखोगे थोड़ी देर बाद, जैसे ही रात गुम होती है। दूसरा, ये एरिया जो है जहाँ ये हुआ, ये नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है, एनसीआर का पार्ट है। मतलब देश की राजधानी के अंडर आने वाले एरिया का अगर ये हाल है कि कोई हेल्प के लिए पुकार रहा है, 2 घंटे तक वो चीख रहा है, वो मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद पहुंच नहीं पा रही है, तो लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ या शहरों से निकल के महानगरों की तरफ इसलिए जाते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस में उनको वो फैसिलिटीज़ मिले, अस्पताल हो, जब मदद की ज़रूरत हो तब उनके पास तुरंत मदद पहुंच जाए, केवल 10 मिनट में ब्लिंकिट या स्विगी या बाकी ऐप से डिलीवरी हो जाए, इसलिए लोग शहरों की तरफ नहीं आते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। लेकिन फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पर क्या हुआ, ये घटना मतलब उसका एक रियलिटी चेक है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना करप्ट है, कितने ख़राब तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है और उसका नतीजा है। आई वॉज थिंकिंग दैट in foreign countries if such situation happen, helicopters come just like that, and यहाँ से I think 10 मिनट में ही आ सकता था if
police would have been very proactive. Oh, this is the condition, and we have to take a appropriate action. But what happened? That people were even fearful to go into the ditch, and this is the condition right now. I don't know after how many days you will come back to see the ground reporting again and see the change which happened. ये सिस्टमैटिक फेलियर इसलिए भी है क्योंकि इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन कि सिर्फ ये ज़मीन जिसकी थी वेस्ट टाउन के आपने डायरेक्टर को हटा दिया कि उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने यहाँ नई बैरिकेडिंग कंस्ट्रक्ट कराया, यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज के ज़रिए पानी नहीं निकाला गया, तो इसका रियलिटी चेक जिसे रखना था नोएडा अथॉरिटी को, उन्होंने नहीं रखा। अब जब आउटरीच हुआ, इस घटना पे लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने जो नोएडा अथॉरिटी के CEO है उनको सस्पेंड कर दिया, मतलब वेट लिस्ट पे डाल दिया। अभी ये भी नहीं हुआ है, मतलब टेम्प्रेरी सस्पेंशन है, परमानेंटली नौकरी से निकाला भी नहीं है। वो तो जब SIT की रिपोर्ट आएगी और जो जिम्मेदार लोग होंगे उसके बाद फिर एक एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, मतलब ये इतना नियर बाय इलाका है, यहाँ से संसद कितने दूर होगे, मतलब 40-50 मिनट का समय लगेगा यहाँ से अगर हम संसद तक जाना चाहें। लेकिन कितने नेता पहुँचे, यहाँ के जो MP हैं उनको पहुँचने में 3 दिन लगे, यहाँ की जो DM है मेधा रूपम उनको पहुँचने में 4 दिन लगे। और जब लोग यहाँ पर आए, क्योंकि मीडिया था तो मीडिया ने क्वेश्चन किया, उनसे पूछा कि क्यों आपको 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं। जब यहाँ पर SDM पहुँचे तब उनसे सवाल किया गया कि आप ये जो देख रहे हैं ये उस बात का नतीजा है कि नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया। और ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं था, लोगों के पास फुटेज है। सोशल मीडिया पर 2 जनवरी का वीडियो वायरल हुआ था, जब एक ट्रक ठीक उसी जगह पर जहाँ से कार अंदर गई, उसी जगह पर ही एक ट्रक फंसा हुआ था। 2 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट के बाद भी कंप्लेन गया होगा, नोएडा पुलिस के पास कंप्लेन गया होगा, उसके बाद भी एक्शन लिया जाता, बैरिकेडिंग की जाती, या फिर उस पर मतलब कुछ भी कार्रवाई होती, तो आज ये नतीजा नहीं होता। दूसरा, ये जो सोसाइटी हमें सामने दिख रही है, ये टाटा यूरेका पार्क है और इसी सोसाइटी में युवराज रहते थे। इसी सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने 2 बार लेटर लिखा था। एक बार जो यहाँ के सांसद हैं महेश शर्मा को, उनको लिखा था, और इसी सोसाइटी के पीछे एक और सोसाइटी है, वहाँ के एक रेसिडेंट ने नोएडा अथॉरिटी को डायरेक्ट लेटर लिखा था। वो तो ओपन सीवेज, जो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं, ये जो अब देखिए ये तो वॉकेबल पाथ्स है, बट ये ओपन सीवेज वाला जो है बीच बीच में जो टूटा हुआ है, ऐसे ओपन सीवेज यहाँ पे बहुत सारी जगह है। तो वो इसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की थी कि इसे फिल किया जाना चाहिए। दीज आर द पोटेंशियल स्पॉट्स फॉर एक्सीडेंट, मतलब कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, तो आपका ध्यान हम इस पर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इसको फिक्स करवाइए। ये 2 लेटर्स गए थे, लेकिन उन दोनों लेटर्स पर नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब पहला लेटर तो इस जो सोसाइटी के लोगों ने सांसद को लिखा था, वो सांसद का कहना था, महेश शर्मा का जो मीडिया ने सवाल किया कि वो आगे नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था, बट उन्होंने एक्शन लिया। तो जब सांसद की बात पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आम लोग कितना भी आवाज़ उठा लें, क्या ही एक्शन लिया जाएगा। और आप यहाँ की बिल्डिंग्स पर नज़र डालेंगे ना, तो सब बहुत बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। ATS का प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, मतलब मुझे सामने दिख रहा है। और इन सब प्रोजेक्ट्स का अगर आप एक बेसिक गूगल सर्च करके भी देखना चाहेंगे ना कि एक घर का क्या कॉस्टिंग पड़ेगा ख़रीदने के लिए या किराए पे लेने के लिए, तो किराया भी 35-40 हज़ार से कम का नहीं, और घर तो 1-1.5-2 करोड़ से कम के आप सोचिए भी मत। तो जब आप इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? उस टाइम ये रस्सी काम नहीं आई, आज ये रस्सी काम आ रही है। जो रस्सी आज हज़ारों फुट यहाँ पर पड़ी हुई है, ये रस्सी उस टाइम काम नहीं आई। नोएडा अथॉरिटी के पास क्या इतनी भी रस्सी नहीं है? हम आज 2-2 करोड़ के फ्लैट्स ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नोएडा में। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और सिर्फ यहाँ आके उनको अब रस्सी खरीद के रखनी पड़ेगी घरों में कि कब कुछ हो जाए, कब क्या हमारे साथ में एक प्रॉब्लम आ जाए। आज वो बच्चा अपने बाप के सामने सांसें तोड़ रहा था, और उसकी सांसें नहीं टूटी हैं, ये सांसें यहाँ रहने वाले हम लोगों की टूटी हैं। अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम यहाँ किस तरीके से रहें, क्या क्या व्यवस्था अपने लिए करें। हमारे पास क्या इतना भी नहीं है, अगर पानी में कोई गिर जाए तो उसे बचाने के लिए हम लोग सिर्फ एक वेट करेंगे 4 दिन का। 4 दिन बाद मैम यहाँ का MP आते हैं, प्रशासन का कुछ अता पता नहीं है। NDRF की टीम है, SIT की टीम है, यहाँ पर आके पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि ठंडा पानी है। एक बाप के सामने बच्चा मर रहा है, बाप के सामने उसका
उसकी सांस टूट रही है, उसका दम घुट रहा है। असल में ये दम नोएडा अथॉरिटी शासन प्रशासन का घुटा है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो फेल हुआ है, प्रॉपर फेल हुआ है। ये आज का पानी नहीं है, ये आज का पानी नहीं है, ये पानी साल 2 साल से भरा हुआ पानी है। किसी की आँख नहीं खुल रही है। गूगल अर्थ की फोटोज बताती है कि ये 2021 से लेके 2026 तक एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब आप कम्युलेट हुआ है। और सबसे बड़ी मैं तो एक फेलियर जो मानता हूँ, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, और अथॉरिटी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल, कि 2 घंटे में भी हम बंदे को नहीं बचा पाए। राइट, 2 घंटे का टाइम मिला मतलब बचाने के लिए, और वो भी हाईटेक सिटी नोएडा, मतलब इंडिया की सबसे फॉरवर्ड सिटी में, कि जहाँ सब फैसिलिटी हैं। बंदे या लड़के जो भी हैं गांव से उठ के आते हैं कि यार अच्छी लाइफ जिएंगे, अच्छी जॉब करेंगे, कि यहाँ सब फैसिलिटी है। तो यहाँ पे होते हुए मतलब 2 घंटे में नहीं हम बता पाए यार, मतलब पूरे फेलियर है ऑल इंडिया के लिए एक टाइप का। और आप सिचुएशन देखो एक फादर की, जिसके सामने बेटा डूब रहा है। आप खुद पे इमेजिन करो, तब पता चलती है फीलिंग। बेटा डूब रहा है और बाप कुछ नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेस है, ना कोई हेल्प कर पा रहा है। और उस बेटे की भी आप मेंटली वो देखो, आप मेंटल सिचुएशन देखो एट द टाइम ऑफ डेथ। सबसे ज़्यादा भरोसा बाप पे होता है। अब मेरे को भी पूछोगे, अगर आप तो लड़की हो, आपको तो और फादर पे ज़्यादा होता है कि यार पापा हैं तो सब कुछ है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उस बच्चे की आप सिचुएशन देखो कि फादर हैं यार, मेरे को फादर नहीं बचा पा रहे हैं ना, रोना आता है इस चीज़ पे। फादर तक नहीं बचा पा रहे उसको। और फादर की सिचुएशन देखो कि सामने, मतलब बच्चे के लिए कुछ भी, आपके फादर हैं कि यार बेटी फंसी है, कुछ भी है, वो कुछ भी कर देंगे, मतलब आसपास है ना सर। बच्चों से प्यारा, और बच्चों के लिए फादर से प्यारा कोई चीज़ नहीं है, पेरेंट्स से ज़्यादा ना। वो विदाउट पेरेंट्स तो मतलब सेल्फलेस है उनकी अप्रोच जो भी है। हम तो फिर भी एक बार हो जाते हैं कि ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। हम लोग फ़ोन नहीं करेंगे तो हम बच्चे तो नहीं सोचते कि फादर क्या सोच रहा होगा या मदर क्या सोच रही होगी, है ना। लेकिन बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली। और सामने होना, एक तो होता है कि एक्सीडेंट हो गया, मर गया, चलो 2 घंटे मौत ने वेट करवाया है बंदे को। उन्होंने भी मतलब सिस्टम को आपको एकदम खोल के बता दिया कि आप कुछ नहीं हो, SOS कुछ नहीं है, मतलब इंडिया का ना। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बोलते हैं विश्व गुरु है, क्या है। देखो भाई, ये सामने ये रियलिटी है एक्चुअली। एक्सीडेंट साइट से जैसे ही हम आगे उस सोसाइटी की तरफ बढ़े जहाँ पर युवराज रहते हैं, वो सेक्टर 150 का ही एरिया है। तो 200-300 मीटर आगे चलते देखिए हमें जो दिख रहा है, आप कैमरे के ज़रिए देखते जाइए। और आगे सड़क पे क्या धूल का गुबार उड़ रहा है, ये देखो। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, सड़क का ये हाल है। कहीं पर भी आपको हरा कपड़ा नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर आप बेसिक गूगल सर्च करेंगे ना कि दिल्ली NCR में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है या जो अंडर कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ है, वहाँ पर कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, तो एकदम बेसिक 2-3 बातें आपको नज़र आएंगी। पहली बात तो जैसे ये कि बैरिकेटिंग होना चाहिए जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर। दूसरा ये कि प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए। और इस महीने में, मतलब इस फेज़ के दौरान, जो नवंबर दिसंबर से लेके ठंड मार्च तक का फेज़ होता है, जब एयर पोल्यूशन और AQI का लेवल 1000 से भी ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो हरा कवर लगा हुआ होना चाहिए ताकि डस्ट पार्टिकल्स उड़े ना। तो उनमें से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नदारत दिखेगी। दिल्ली में तो फिर भी फॉलो होता है क्योंकि अथॉरिटीज़ बहुत एक्टिव है, एक्शन ले लिया जाएगा। नोएडा में मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सालों से हम यहाँ के एरियाज़ में रहते आए हैं और देखते आ रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं होता, और एक्शन नहीं होता, कोई डर नहीं है। उसी की वजह यह है कि यहाँ पे सब कुछ खुले में चल रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ देखो इतना सरिया पड़ा हुआ है, सब खुले में है। जो एक्शन लेने की मंशा से, चीज़ें फिक्स करने की मंशा से अगर ये करने निकले तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप फिक्स हो सकती है। पर वो मंशा तो हो, वो इंटेंशन तो हो, वो आइडिया तो हो कि हाँ हमें चीज़ें फिक्स करनी है। और ना तो जो चल रहा है चल ही रहा है, नीचे देख के चलना। ये रोड है और ये नोएडा सेक्टर 150 की रोड है जहाँ पे करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं। ये वहाँ की एक सड़क का हाल है। आओ आगे चलें। नहीं कैमरा नहीं आएगा, आप कैमरा हटा दिया। नहीं तो ये बताओ कि लाइट आज चालू हुई है, स्ट्रीट लाइट आज ही चालू हुई है। हाँ आज ही चालू हुई। कैमरे पे बताने में आप क्यों डर रहे हैं कि एक्शन हो जाएगा आप पे? हो जावे, देखो सरकार टेढ़ी खेड़ी है।
अच्छा, आपको डर है? गरीब आदमी गरीब आदमी वैसे मजदूर वैसे हैं। हाँ। कल से चालू हुई है सर, जब से वो हुआ है ना, वो उधर वो केस हुआ जब से। तो ये लोग बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट भी हमें जलती हुई नज़र आ रही है, ये आज चालू हुई है। पहले एक दो कुछ जलती थी, कुछ नहीं जलती थी, लेकिन अब वो घटना होने के बाद ये फिक्स हो गया है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जलने लगी है। नहीं दिखाएंगे आपका चेहरा, डरिए मत। इस पूरे 1-1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक भी स्ट्रीट लाइट ये सोलर प्लेट वाली काम नहीं कर रही है। और ये देखना किसका काम है? नोएडा अथॉरिटी का। उसी नोएडा अथॉरिटी का जिसके पास 8,800 करोड़ रुपए का इस साल का बजट है। ये पैसे कहाँ से आए? यही जो सारे घरों में रहने वाले लोग हैं, या जो अब इन घरों में रहने के लिए आएंगे इन प्रोजेक्ट्स में, ये जो टैक्स के पैसे देंगे, उसी टैक्स के पैसे से ये सब लगता है, जिस पर चेक रखने का काम अथॉरिटी का होता है। लेकिन क्या रियलिटी है आप खुद ही देखिए। और ये सब उसी सेक्टर का हाल है। मतलब मैं कोई बहुत दूर नहीं गई हूँ, हम कोई बहुत दूर ट्रैवल करके नहीं गए हैं। सेक्टर 150 का ही हाल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसी के ही 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो जो दिखता जा रहा है, आपको जस का तस दिखाते जा रहे हैं। संदीप जी, लाइट बंद कर दीजिए। अब जब हमने अपने कैमरे की भी लाइट बंद कर दी है, तब आप देखो कि कितना विजिबल है। आओ आगे चलें। मुझे पता नहीं कैमरे पर आपको कितना नजर आ रहा होगा, इसलिए मैं डिस्क्राइब करते चलती हूँ। स्क्रीन पर अभी आपको कुछ 3-4 लाइटें जली हुई नजर आ रही होंगी, स्ट्रीट लाइट्स। ये वही लाइट है जो एक्सीडेंट साइट है, ठीक उसके पास में अब जलने लगी है। गाड़ियाँ भी वहाँ से आपको टर्न लेती हुई दिख रही होंगी ना, जैसा हम आपको बता रहे थे कि 90 डिग्री टर्न है। लेकिन हम उसके पीछे की तरफ आए हैं और मेरे दाएं तरफ मेन सड़क है जहाँ से लोग आ जा रहे हैं। यहाँ की कोई भी स्ट्रीट लाइट काम करती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। पोल्स है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। लोग अपनी गाड़ी की लाइट के सहारे यहाँ से निकल रहे हैं। अब उसके भी ठीक बगल में, रोड के ठीक बगल में, मैं 10 कदम चल कर आई हूँ, आप हाल देखिए। ये ओपन नाला है, ड्रेनेज है, और उसके बाद दीवार है। जैसी दीवार वहाँ थी, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही दलदल और पानी भरा इलाका है जैसा उस एक्सीडेंट साइट का था। तो वहाँ खड़े होकर जो हम आपसे कह रहे हैं ना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट या वन ऑफ अ केस नहीं है। मतलब आप इस सेक्टर में ही घूमते हुए देखेंगे तो आपको हर 20-30 कदम पे कोई ना कोई ऐसा अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट दिख जाएगी जिसके आसपास कोई भी बैरिकेडिंग नहीं हुई है। अब ये देख के तो हम पता नहीं लगा सकते, यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी बोर्ड नहीं लगा है कि ये ज़मीन किसी ने खरीदी है, किसके नाम है, कौन बिल्डर है, ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है या यूं ही खाली पड़ी हुई ज़मीन है, पता नहीं। लेकिन जो दिख रहा है वो ये कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, दलदल सा इलाका बन गया है। एक तरफ पर बैरिकेडिंग है, अगर कैमरा पैन करके दिखा पाए तो ये सड़क जब लेफ्ट टर्न ले रही है तो उधर लगातार बैरिकेडिंग आपको नज़र आएगी। नीले रंग के जो बोर्ड्स होते हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन बाकी 3 तरफ से ये खुला हुआ है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो, और तीसरा वो जो मेन सड़क वाला इलाका है। इधर किसी ने बैरिकेडिंग नहीं की, इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब बहुत ज़्यादा फॉग हो या ज़ीरो विजिबिलिटी वाले डेज हों तो ये भी एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है इसी सेक्टर का, पर एक्सीडेंट हुआ है। आओ। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर है कि चलो जो चीज़ें हैं वो तो सही से फंक्शन कर ही रही है। दूसरी सबसे बड़ी कमी यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहीं पे भी साइन बोर्ड्स नहीं है। मतलब जो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड्स होने चाहिए ये बताने के लिए कि ये अंडर कंस्ट्रक्टिव रोड्स है यहाँ पे, या स्पीड लिमिट में चलें, स्पीड कम रखें, या फलानी स्पीड में ही आप यहाँ से चलें, ये सब कुछ भी आपको इधर दिखेगा ही नहीं। मतलब ये मेन सड़क है, लोग चल रहे हैं, सेक्टर 150 का ही इलाका है, पर न साइन बोर्ड्स हैं और न स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही है। तो देखिए, एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ते हुए जब हम देख रहे हैं, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस तरह हो रहा है? प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। क्लियरली बैरिकेड्स के बाहर मेंशन है कि बिल्डर कौन है, किसका प्रोजेक्ट है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अक्रॉस द एक्सप्रेसवे, मतलब अक्रॉस ये जो पूरा आपको हाईवे से रास्ता दिख रहा है,
इसमें यही दिखेगा कि अगल बगल जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको प्रॉपर बैरिकेड करके रखा गया है, उसके बाहर मेंशन है कि कौन बिल्डर है, उनका नाम। जो बेसिक नॉर्म्स है ना वो यहाँ तो फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि ये वो एरियाज है जो बहुत ओपनली विजिबल है, जहाँ पर एक्शन हो सकता है, अथॉरिटीज़ की नज़र में जा सकता है, या यहाँ इतनी गाड़ियाँ पास होती है। तो शायद ये वजह, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों यहाँ ये सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, और जैसे ही सेक्टर 150 हम जहाँ गए थे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उस इलाके में कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। वो एकदम अबैंडन सा इलाका क्यों लग रहा है। देखो कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहा है, वो क्लियरली विजिबल है। जो मेन रोड है उसके बाद सर्विस लेन है, और वहाँ पर फिर बाहर सारा बैरिकेटिंग है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, नीचे उसको खोदा गया है, वहाँ पर भी डीप पिट है। पर क्योंकि ये बैरिकेड के अंदर है तो दिस इज़ अ मोर सेफ ऑप्शन। यहाँ से कोई भी गाड़ी ले जाएगा, चाहे वो फॉग ही क्यों ना हो, क्यों लाइट्स है प्रॉपर, तो ये विजिबल होगा कि यहाँ रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। मे बी ये ऐसा रास्ता है जहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा विजिबल है, सबकी आंखें हैं इस पर, एक्शन हो सकता है तुरंत, और इस इलाके तक कोई पहुँच नहीं रहा। शायद इसलिए एक्शन का डर नहीं है वहाँ। मतलब जो समझ में आ रहा है, जो देख के समझ में आता है, वो तो यही है। चलो भैया, चलो चलो चलो। नोएडा की एक तस्वीर अगर चमचमाती रोड्स, ऊंचे फ्लाईओवर्स और बड़ी इमारतें हैं, तो दूसरी तस्वीर या दूसरी हकीकत वो भी है जो हमने नोएडा के सेक्टर 150 में देखा। किसी भी विकसित देश, विकसित प्रदेश या विकसित इलाके के लिए ये ज़रूरी है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, वो क्विक हो। केवल 10 मिनट में खाना पहुँच जाना या ज़रूरी सामान पहुँच जाना किसी इलाके के विकसित होने का पैमाना नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिस सिस्टम पर भरोसा करते हैं, जो मेडिकल सर्विसेज है, जो SOS रिस्पॉन्स है, वो दुरुस्त हो। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और हकीकत के साथ।